नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 20 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरटीआई को सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की ना, डीपीडीपी एक्ट 2023 के थ्रू। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में भेज दिया है। अच्छी चीज है। दूसरा, डीजीसीए के नए रूल्स आए हैं पैसेंजर्स को बैन करने से संबंधित, वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है आज का, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो रोबोडॉग स्कैंडल है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो रोबोडॉग स्कैंडल है वो सिर्फ एक सिम्टम है, बीमारी बहुत डीप है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज देखो, ये है कि कल थोड़ा वीडियो ना लेट आएगा। एक अपना ना ओनली आईएएस का ना पुराना साथी है, 10 साल से साथ है, 10 साल ज़्यादा ही हो गए, उनकी शादी है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो कल मैं सुबह सुबह आऊँगा, 11-12 बजे शायद वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद में फिर कल लेक्चर आएगा, तो पहले से मैं आपको बता देता हूँ, कल थोड़ा सा डिले होगा। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है, पॉलिटी से। मंडे को ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। क्या था? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास में ना काफी सारी पिटीशंस आई हुई थी। मुद्दा ये था, पिटीशंस ये आरोप लगा रही थी कि 2023 में ना अपना एक एक्ट लेके आई सरकार। एक्ट का नाम था डीपीडीपी एक्ट। आपको पता ही होगा ये एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2023 में आया। तो ये जो एक्ट है ना, ये भैया कमजोर करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को। पिटीशन में यही आरोप लगाया गया था कि ये जो एक्ट है जो कमजोर कर रहा है 2005 के आरटीआई एक्ट को, आप उसे स्ट्राइक डाउन करिए। कम से कम वो सेक्शन स्ट्राइक डाउन करिए जिसकी वजह से आरटीआई कमजोर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना समझा कि यार मुद्दा तो काफी कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव है, तो उन्होंने ना इस केस को, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ना 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में भेज दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ना कम से कम 5 जज तो होते ही होते हैं, ज्यादा बेशक हो सकते हैं। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी तक की कौन सी जजमेंट में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जजेस वाली बेंच बैठी है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ना सीजीआई ने ना ये सारी पिटीशन सुनते हुए ना एक काफी गहरी बात बोली। उन्होंने ये बोला, आखिरकार देखो, अपने को ना एक चीज ये तय करनी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ये लाइन ना काफी डीप है। क्यों डीप है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा बैकग्राउंड ही दे देता हूं, पूरा कंटेक्स्ट दे देता हूं, ताकि ये पूरा मुद्दा जो है आपको बढ़िया से समझ में आए। देखो, 2005 में अपना आता है आरटीआई एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? आरटीआई एक्ट। आजादी के बाद देखो कई सालों तक तो जो बाबू लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन जनता को देते ही नहीं थे। वो एक एक्ट का हवाला देते थे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। वो बोलते थे नहीं, इस एक्ट के वजह से हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। नॉर्मल से नॉर्मल इंफॉर्मेशन जनता मांगती तो बाबू लोग डिनाई कर देते थे, नहीं देंगे भाई। लेकिन फिर ना 1990s में क्या हुआ, मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय और निखिल रे का ये संगठन है, इन्होंने ना मूवमेंट चलाया, इन्होंने लड़ाई लड़ी, और इनकी लड़ाई लड़ने की वजह से ना 2005 में एक एक्ट आ गया, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट आ गया। अब जनता का ना इंफॉर्मेशन सरकार से मांगना काफी आसान हो गया। इस एक्ट ने ना, आपको पता है, सरकार की जवाबदेही निश्चित की, सरकार को अकाउंटेबल बनाया। और हमेशा पहले इंफॉर्मेशन सरकारी लोगों के पास में रहती थी, उस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म कर दिया। जनता के पास भी इंफॉर्मेशन आने लगी, और इंफॉर्मेशन जब आती है तो आपको पता है करप्शन भी कुछ हद तक खत्म होता है। तो इस एक्ट के आने के बाद गरीब से गरीब आदमी भी अब पूछ सकता था कि भाई मेरा राशन कहां गया, और ये जो सड़क का पैसा था ये किसने खाया। तो एक प्रकार से क्रांति के समान में था ये 2005 का आरटीआई एक्ट। लेकिन फिर देखो, जैसे इस एक्ट को ना किसी की नजर लग गई,
2023 में आता है डीपीडीपी एक्ट 2023 का। ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था क्योंकि 2017 में ना पुट्टास्वामी जजमेंट में ना, पुट्टास्वामी केस के जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। आप बताओ राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ना डीपीडीपी एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आया, मतलब राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था सिटीजन्स की जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसे सेफ रखना। बट देखो प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हो गई क्योंकि ना जब प्राइवेसी के नाम पे सरकार ने ना ट्रांसपेरेंसी पे हमला कर दिया। कैसे कर दिया मैं आपको बताता हूं। देखो ओरिजिनल जो आरटीआई एक्ट था ना उसका एक सेक्शन था। सेक्शन क्या था? सेक्शन 8, 1 और जे, ये सेक्शन था। अब ये सेक्शन कहता था, ये सेक्शन जो था ना आरटीआई का, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता था। कैसे? आप किसी सरकारी ऑफिसर के मेडिकल रिकॉर्ड्स आरटीआई में मांगोगे तो सरकार मना कर देगी। सरकार बोलेगी भाई किसी ऑफिसर के मेडिकल रिकॉर्ड से आपका क्या लेना देना, हम ये नहीं देंगे, सरकार मना कर देगी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता था आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8(1)(j। लेकिन देखो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी। बात ये लिखी हुई थी कि देखो अगर मान लो उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन से, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन से पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो फिर ना सरकार जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलीज कर देगी। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो किसी सरकारी ऑफिसर ने ना अपने नाम पे 8 फ्लैट्स रजिस्टर करवा लिए। अब जाहिर तौर पे करप्शन किया होगा उसने। तो ना वैसे तो देखो नॉर्मल केसेस में तो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज की जा सकती, ये बोलता है आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8(1)(j। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओवरराइड कर देगा। अब यहां पे तो 8 फ्लैट रजिस्टर करवा लिए तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए ना कि करप्शन हुआ है। तो फिर सरकार मना नहीं कर सकती कि भाई उसके नाम पे जो 8 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं हम क्यों दें, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। नो, क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ओवरराइड करेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन को। समझ गए? अगर 20 सेकंड में समराइज करूं, आरटीआई एक्ट ना ये प्रोविजन करता था कि ऑफिसर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन हां अगर मान लो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट ना पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओवरराइड करेगा और उस केस में पर्सनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये था। समझ गए? इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब देखो बढ़िया था ये प्रोविजन, आरटीआई एक्ट में बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था दोनों पर्सनल इंफॉर्मेशन के बीच में और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। लेकिन फिर विलेन की एंट्री होती है डीपीडीपी एक्ट। ये विलेन है डीपीडीपी एक्ट। इसने ना आरटीआई के अंदर घुस के ये प्रोविजन कर दिया, मतलब आरटीआई के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया इस एक्ट ने, जो पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड का प्रोविजन था ना कि हाँ भाई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओवरराइड किया जा सकता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोविजन डिलीट कर दिया इस डीपीडीपी एक्ट 2023 ने। मतलब अब पर्सनल इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जा सकती, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो भी। चाहे किसी सरकारी बाबू ने अपने नाम पे 100 फ्लैट रजिस्टर करवा दिए तो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। चाहे कितना ही पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो इस डीपीडीपी एक्ट ने ना एक प्रकार से ब्लैंकेट बैन लगा दिया। ब्लैंकेट बैन, चाहे कितना ही पब्लिक इंटरेस्ट हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती। मतलब अगर देखो आप किसी करप्ट ऑफिशियल की डिटेल मांगते हो, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड मांगते हो, ऑडिट रिपोर्ट मांगते हो, पब्लिक स्पेंडिंग की डिटेल मांगोगे तो सरकार सिंपली बोल देगी नहीं, पर्सनल डिटेल है, डीपीडीपी एक्ट के तहत हम नहीं दे सकते। तो ये तो देखो डेमोक्रेसी पे एक बहुत तगड़ा प्रहार हो गया ना। पहले सही था, बैलेंस था पर्सनल इंफॉर्मेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, अब तो सरकार सब कुछ ही मना कर देती है ये बोल के कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब ना
राइटर कहते हैं आप सोच के देखो ये प्रोविजन कितने खतरनाक हैं। दो मेजर इंपैक्ट आर्टिकल में बताए जाते हैं। पहला इंपैक्ट क्या है? पहला है सिटीजन और स्टेट के बीच में एसिमेट्री। देखो, एक संस्था है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, IFF। इन्होंने ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हाईलाइट किया। क्या है पैराडॉक्स? एक तरफ देखो डीपीडीपी एक्ट का जो सेक्शन 7 है ना, वो देखो सरकार को पावर देता है कि सरकार जो है लेजिटिमेट यूज के नाम पर बिना आपकी कंसेंट के आपका जो डेटा है वो प्रोसेस कर सकती है। समझ गए? मतलब डीपीडीपी एक्ट 2023 में एक प्रोविजन ये है, सरकार तो अपनी मनमानी कर सकती है, सरकार तो बिना आपसे पूछे, बिना आपकी कंसेंट के आपका जो डेटा है प्रोसेस कर सकती है। कितनी चालू है सरकार, सोच के देखो। सरकार आपको मॉनिटर कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई में आप अगर करप्शन पकड़ने की कोशिश करो तो फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे सरकारी बाबू का इंफॉर्मेशन सरकार मना कर सकती है। कितना मतलब बहुत चालू है यार। जनता के हाथ में पावर दो ना, जनता को पावर दो, यही तो डेमोक्रेसी है। तुम हिपोक्रेसी कर रहे हो, जनता को पावर दे नहीं रहे हो तुम। जनता को तो आप मर्जी चाहे कब मॉनिटर कर लो, और जब जनता इंफॉर्मेशन मांगे सरकार से, नहीं 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 देंगे जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। गलत बात है ना यार ये। फिर दूसरा इंपैक्ट क्या है? पहला पैराडॉक्स समझ में आ गया ना, सरकार तो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे बिना कंसेंट के उनकी कितना ही मॉनिटर कर ले, कितनी इंफॉर्मेशन ले ले, लेकिन जनता ट्रांसपेरेंसी के लिए मांगे तो नहीं देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फिर दूसरा, इसका प्रेस पे भी इंपैक्ट होगा। प्रेस पे कैसे इंपैक्ट होगा? देखो, एक संस्था है रिपोर्टर कलेक्टिव नाम से है, रिपोर्टर कलेक्टिव नाम से। अब एक इस संस्था ने ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, मतलब जो बहुत सारी पिटीशंस डली हुई है ना, उनमें से एक इस संस्था की भी है, रिपोर्टर कलेक्टिव। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सर जी, हम ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, तो रिपोर्टर्स को ना जो करप्ट नेता लोग हैं या फिर बाबू लोग हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालनी पड़ती हैं। तो डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से और उसके रूल्स के हिसाब से इन जर्नलिस्ट को ना डेटा फिड्यूसरी माना जा सकता है। डेटा फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है? वो इंसान या फिर वो कंपनी जो ये तय करती है कि किसी का डेटा कैसे यूज होगा। अगर मान लो एक जर्नलिस्ट है, वो करप्शन एक्सपोज करता है और बाबू बोलता है मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो गई, तो डीपीडीपी एक्ट के तहत उस जर्नलिस्ट पे ना 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। तो ये तो भाई कितना डरावना है। इससे तो डर का माहौल बनेगा। पत्रकार बेचारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा ही नहीं, वो डर के मारे छापना बंद कर देगा। जर्नलिस्ट जो हैं वो तो सरकार की प्रेस रिलीज छापेंगे सिर्फ, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे ही नहीं। तो ये तो गलत है यार, ये तो बहुत ही गलत है। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो, यूरोप का एग्जांपल दिया जाता है। यूरोप में ना एक एक्ट है GDPR, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब ये दुनिया के ना सबसे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज में से एक है। लेकिन देखो GDPR यानी यूरोप के इस लॉ की खास बात पता क्या है? वो ना एक तरफ प्राइवेसी और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी, दोनों के बीच में ना एक परफेक्ट बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। बट देखो हमारे वाला जो एक्ट है ना, वो इस मोर्चे पे ना फेल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ना काफी बढ़िया पहल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को हाथों हाथ लिया है। और मेन सुप्रीम कोर्ट गहराई में जाएगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिलीज की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अब इस मुद्दे पे डिसीजन लेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डीजीसीए के जो रूल्स आए हैं ना पैसेंजर को बैन करने से संबंधित, उसके बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना कुछ वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओवररीच वर्ड का क्या मतलब होता है? ओवररीच, देखो जब कोई अथॉरिटी ना अपनी पावर का गलत या फिर इवन झूठ से ज्यादा इस्तेमाल करती है ना, तो वो ओवररीच होता है। आसान भाषा में हद से बाहर जाके काम करना, हद पार करना, ये ओवररीच होता है। डीजीसीए के बारे में आपको पता ही है। डीजीसीए
ये देखो इंडिया का ना एविएशन वॉचडॉग है, मतलब सिविल एविएशन के सारे जो रूल्स हैं ना वो डीजीसीए के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये क्या है, IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस है ना उनकी एसोसिएशन है, यूनियन है। ये डेटा वगैरह देती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करती है एयरलाइन से संबंधित। और सबसे लास्ट में है नो फ्लाई लिस्ट। नो फ्लाई लिस्ट का मतलब क्या होता है? नो फ्लाई लिस्ट देखो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो बदतमीज पैसेंजर्स है ना उनका नाम डाल दिया जाता है ताकि ना वो आगे फ्लाइट्स ना ले सकें। तो ये 4 चीजों के मतलब आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूं हुआ क्या है। देखो आजकल ना लोग ना बहुत सारे लोग ना फ्लाइट्स में काफी अजीब ढंग से बिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिससे बाकी पैसेंजर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, सेफ्टी भी खतरे में आ जाती है। और ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। 2023 में ना 2023 में 480 फ्लाइट्स में ना एक अनरूली इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये बदतमीजी वाला इंसिडेंट हुआ था। जबकि 2022 में डेटा था 568। 2022 में 568 फ्लाइट्स में से एक अनरूली यानी बदतमीजी वाला इंसिडेंट हुआ था। और बदतमीजी वाला इंसिडेंट जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, लोग अजीबो ढंग से बदतमीजी करते हैं, अजीबोगरीब ढंग से। कोई तो इमरजेंसी एग्जिट खोल देता है, लाइफ जैकेट निकाल रहे हैं बिना काम का, इमरजेंसी नहीं है तो भी। जो क्रू है उनको गालियां दे देते हैं कई लोग। और फ्लाइट में जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं, अपने अपने धर्म की आराधना करने लगते हैं। ऐसे भी केस सामने आते हैं। अब इससे क्या, बाकी लोग ना परेशान हो जाते हैं। एयर इंडिया में तो एक अजीबोगरीब केस सामने आया था कि एक पैसेंजर ने ना साथी पैसेंजर पे ना पी कर दिया था, सुसु कर दिया था। तो पी गेट स्कैंडल काफ़ी फेमस हुआ था ये। तो ऐसे केसेस से देखो एयरलाइन की भी इमेज खराब होती है, मतलब भारत की भी इमेज खराब होती है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं इंडिया की एयरलाइंस में। तो इन सबको रोकने के लिए ना नए रूल्स आ रहे हैं। देखो नए रूल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले कोई बदतमीजी करता था ना तो एयरलाइंस के पास में ना ज़्यादा पावर नहीं होती थी उस पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की। एयरलाइन का काम इतना था पहले कि ना वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी को रिपोर्ट देते थे और उस इंडिपेंडेंट कमेटी का हेड कौन होता था, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज। अब इस इंडिपेंडेंट कमेटी के पास में ना 45 डेज का टाइम होता था। वो 45 डेज में डिसाइड करते थे कि आपको यानी जिसने भी बदतमीजी की है महेश ने, उसको नो फ्लाई लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है। तो फोकस किस पे था? फोकस ऑफ कोर्स देखो पहले ज़्यादा सीरियस केसेस पे था, जैसे टेररिज्म से संबंधित केस है या फिर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित केस है। और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हुआ करता था, स्लो था, लेंथी प्रोसेस था। लेकिन एयरलाइंस ने मांग की कि यार आजकल ना ये बदतमीजी वाले जो इंसिडेंट है ना बढ़ते जा रहे हैं, तो पावर हमें हमारे हाथ में दीजिए, वो इंडिपेंडेंट कमेटी को मत दीजिए। तो डीजीसीए का जो प्रपोजल आया है अब वो क्या कहता है, देखो एयरलाइंस ने ये बोला डीजीसीए को कि कैबिन क्रू का जो प्राइमरी रोल है वो सेफ्टी है, लेकिन हमारा काम ना बाउंसर बनना नहीं है। तो इसलिए ना डीजीसीए ने ना एयरलाइंस को इंपावर किया है। एयरलाइंस को इंपावर कैसे किया है, नए रूल्स जो आए हैं ना उसके हिसाब से अब ना कमेटी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। एयरलाइंस ना डायरेक्टली भी किसी के पैसेंजर को ना एयरलाइंस डायरेक्टली किसी भी पैसेंजर को 30 दिनों के लिए नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल सकती हैं कि इसको हम टिकट नहीं देंगे, ये फ्लाइट में यात्रा नहीं कर सकता। यानी अब जज से पूछने की जरूरत नहीं है, अब कमेटी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। एयरलाइन खुद से एक्शन ले सकती है, तुरंत एक्शन ले सकती है। और एक और चीज, एयरलाइंस सिर्फ पैसेंजर्स को हवा में नहीं मॉनिटर करेंगी। एयरपोर्ट पे आप जाते हो, चेक इन करते हो, वहां से लेके बोर्डिंग करते हो, इवन एयरपोर्ट पे भी आपको मॉनिटर किया जाएगा एयरलाइन के द्वारा। अगर एयरपोर्ट पे भी आप बदतमीजी करते हो तो भी आपको नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जा सकता है। समझ गए? और बदतमीजी के नई कैटेगरीज भी ऐड कर दी गई हैं। नई कैटेगरीज जैसे अब ये सारी चीज़ें भी बदतमीजी की कैटेगरी में आती हैं। जैसे फ्लाइट के अंदर कोई स्मोक कर रहा है, डोमेस्टिक फ्लाइट पे कोई दारू पी के चला गया, शराब का सेवन करके चला गया, या फिर इमरजेंसी जो एग्जिट है वो खोल दिया बिना काम का, या फिर जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है जैसे जैकेट वगैरह है वो निकाल लिया, जरूरत नहीं थी फिर भी निकाल के पहन लिया। प्रोटेस्ट करना, नारेबाजी करना फ्लाइट के अंदर,
इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में बदतमीजी करना, तो ये सारे भी अब अनरूली बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, आप ना आईएएस बनने वाले हो, हर एक चीज का ना दूसरा पहलू समझो। एक तरफ तो आपको लगेगा यार ये बिल्कुल सही है, मतलब एयरलाइंस बिल्कुल सही है इस मामले में, जो बदतमीज पैसेंजर्स हैं उनको नो फ्लाइंग लिस्ट में डालना चाहिए। लेकिन आप ना दूसरा पहलू समझो। दूसरा पहलू यहां पे ये है, मान लो आपकी 6 घंटे की फ्लाइट है, 6 घंटे मान लो आपकी फ्लाइट जो है वो 6-7 घंटे डिले है और एसी भी नहीं चल रहा है फ्लाइट का। अब देखो, आप ना एयरलाइन स्टाफ से शिकायत करते हो, थोड़ा गुस्सा होकर शिकायत करते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, 6 घंटे से फ्लाइट उड़ नहीं रही है, एसी भी बंद है, बच्चे भूखे हैं। आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो एयरलाइंस को, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग ना एयरलाइन आपके इस लेजिटिमेट गुस्से को ना बदतमीजी बोल सकती है और आपको तुरंत 30 दिनों के लिए ना बैन किया जा सकता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है अब पूरी तरह से शिफ्ट हो गई है एयरलाइंस के पास में। पैसेंजर अब ना वल्नरेबल हो गए हैं, समझ गए। हाल ही में देखो, एयरलाइन जो ये इंडिगो एयरलाइन थी, क्राइसिस में आई थी, आपको पता होगा। उन्होंने ना पायलट डिप्लॉयमेंट रूल्स को ना अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूज किया। अगर मान लो कल को फिर से ऐसा होता है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो एयरलाइन ना इन नए रूल्स का फायदा उठा के ना उन्हें बैन कर सकती हैं। नए रूल्स देखो एयरलाइन का ना हथियार बन सकते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो देखो भाई, जमीन पे कोई बदतमीजी हो रही है, लैंड पे, एयरपोर्ट पे और फ्लाइट के अंदर हो रही है, दोनों चीजों में फर्क है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्रोटेस्ट करना अलग चीज है और एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट होने की वजह से प्रोटेस्ट करना अलग चीज है। दूसरा, मान लो एयरलाइन अपनी मनमानी करती है तो पैसेंजर्स के पास में कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। एयरलाइन ने धक्के से किसी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया, तो भाई कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि वो अपील कर सके। और नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी मतलब देखो, कैबिन क्रू की जो सेफ्टी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूल्स का पर्पस फ्लाइट सेफ्टी होना चाहिए, ना कि एयरलाइन के खिलाफ अगर कोई सही कंप्लेंट है उसको दबाना, समझ गए। तो कुल मिला के देखो, सेफ्टी और पैसेंजर राइट्स के बीच में ना एक हेल्दी बैलेंस बनाना जरूरी है और उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो रोबोडॉग स्कैंडल सामने आया है ना, उससे संबंधित है। देखो, मेन आर्टिकल में ना सिर्फ ये गलगोटिया वाले इश्यू पे फोकस नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ एक सिम्टम है। इस आर्टिकल में ना सिम्टम का जो रूट काज है ना उसको एड्रेस किया जाता है। जिनको नहीं पता होगा मैं उनको बता देता हूं। आपको पता है हमारे देश में एआई समिट चल रहा था और वहां पे ना एग्जीबिशन लगा हुआ था, अलग अलग कंपनीज, यूनिवर्सिटीज अपने अपने प्रोडक्ट शो कर रही थी। इवेंट क्या था? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। अब पूरा देश और दुनिया ना इस समिट को देख रही थी, मतलब मौका था देश की ताकत को दिखाने का। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने भी वहां पे ना एक बड़ा सा स्टॉल लगाया था और उन्होंने डिस्प्ले किया एक रोबोडॉग। ये उन्होंने ना वहां पे डिस्प्ले किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने ना एक दावा किया कि ये रोबोडॉग जो है ये ओरायन है, मतलब खुलेआम बोला कि ये हमारा यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसने ये डेवलप किया है। सब लोग, मीडिया शुरू में इंप्रेस हो गई कि यार बढ़िया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो बढ़िया इनोवेशन कर रही है। लेकिन देखो, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया जो बहुत तेज दुनिया है, कुछ जो बहुत शार्प ऑब्जर्वर्स थे ना, उन्होंने तुरंत के तुरंत पहचान लिया कि भाई ये यूनिवर्सिटी ने नहीं डेवलप किया, ये जो रोबोडॉग था ये तो चाइना की एक कंपनी का प्रोडक्ट है, यूनिट्री, और ये तो कॉमर्शियली अवेलेबल है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में ये मिलता है। मतलब ये कोई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं था या फिर इनोवेशन नहीं थी, चाइनीज कंपनी यूनिट्री का प्रोडक्ट था जो मार्केट में आप पैसा देके ले सकते हो। तो उसके बाद तो देखो भारी बेइज्जती हो गई, यूनिवर्सिटी की बेइज्जती तो हुई। कुल मिला के देखो तो भारत की भी बेइज्जती हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि यार मतलब एआई इंपैक्ट समिट, हमारे असली प्रोडक्ट दिखाने थे इस एग्जीबिशन में, जबकि यूनिवर्सिटी ने सब खराब कर दिया। मतलब वो इंसिडेंट हावी हो गया कि हाँ भाई, किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज जो हैं फर्जी ढंग से दूसरों के प्रोडक्ट को अपना दिखा रही हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट थे वो उतना सुर्खियों में नहीं आ सके।
समझ गए? तो आर्टिकल में ना एक बात रेज की जाती है कि जो कुछ हुआ क्या ये सिर्फ एक पीआर मिस्टेक थी? तो राइटर कहते हैं नहीं यार, ये ना एक लक्षण है, एक सिम्टम है। जैसे देखो खांसी का एक लक्षण है ना, बीमारी शायद कोई और हो, बुखार हो, टीबी हो, जो भी हो। तो ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सिम्टम है। देश का जो एआई इकोसिस्टम है ना, सच्चाई ये है अभी अंदर से खोखला है। नरेटिव बड़ा है लेकिन ग्राउंड पे ना हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। दिखावे में और असलियत में ना जमीन आसमान का फर्क है। ऑथर ना एक एग्जांपल देते हैं G20 समिट का। G20 समिट हमारे देश में हुआ था। उस समिट में देखो हमारी ना कोरियोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट बहुत लाजवाब था। मतलब हमने किस प्रकार से वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी बढ़िया नहीं थी। हमने सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए जो गरीब इलाके थे उनको ढक दिया, ग्रीन पर्दे से ढक दिया या फिर बोर्ड से ढक दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको दिखाते हैं कि जो ऑप्टिक्स है, यानी जो दिखावा है, वो आउटकम को नजरअंदाज कर रहा है। दिखावा जो है वो आउटकम को नजरअंदाज कर रहा है। हमारा फोकस किस चीज पे है? दिखावे पे है, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारा फोकस नहीं है। और यही सेम बीमारी जो है अब हमारे ना एआई टेक सेक्टर में भी आ गई है। सिर्फ शोमैनशिप चल रही है, हर चीज, हर कंपनी ना कुछ बोल के एआई से लिंक कर रही है अपने प्रोडक्ट को कि हाँ एआई इनेबल्ड। इवन यूपीएससी की इंडस्ट्री में भी आप देख लीजिए क्या चल रहा है। टेस्ट सीरीज बिक जाती है एआई इनेबल्ड नाम पे कि हाँ भाई एआई से हमने हमारी टेस्ट सीरीज बनाई है या फिर एआई का यूज हो रहा है। तो ये जो नाटक चल रहा है ना, राइटर इसको नाम देते हैं ये फोमई है। क्या है? फोमई है। फोमई मतलब फियर ऑफ मिसिंग एआई। सबको बस अपने आप को ना एआई रेडी दिखाना है, जल्दी से जल्दी। भले ही वो एक्चुअल में एआई कैपेबल नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में ये जरूर लिखना है वी आर एआई कैपेबल। और अगर देखो यूनिवर्सिटी सिर्फ नाटक करेंगी तो क्या होगा? हमारे स्टूडेंट्स भी सिर्फ डेमो देखना सीखेंगे और डेमो देना सीखेंगे और असली ब्रेक थ्रू कभी यूनिवर्सिटीज में आएगा ही नहीं। कॉर्पोरेट इंडिया भी आपको पता है एआई को सिर्फ मार्केटिंग टूल समझ रही है, लेकिन काम नहीं कर रही है लैब में। समझ गए? और अब देखो आप ना अपने आप से एक बेसिक सवाल पूछो कि फ्रंटियर इनोवेशन सिर्फ वेस्ट और चाइना में क्यों हो रही है? पहले तो आपको यह बता दूं फ्रंटियर इनोवेशन का मतलब क्या है। फ्रंटियर मतलब सबसे एडवांस्ड जो कटिंग एज एआई मॉडल्स हैं वो वहीं पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो वहां की लैब्स में ना हवाबाजी नहीं होती। चाइना और यूएस ने ना अपना जो फाउंडेशन है वो मजबूत किया है। उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट चीजों पे काम किया है। सबसे पहले उन्होंने ना कंप्यूट एट स्केल पे काम किया है। मतलब डेटा प्रोसेस करने के लिए ना हजारों सुपर कंप्यूटर्स आपको चाइना में मिलेंगे, यूएस में मिलेंगे। फिर दूसरा रिसर्च इकोसिस्टम, मतलब ग्लोबल लेवल की सच्ची और सॉलिड रिसर्च होती है कहां पे? चाइना में और यूएस में। तीसरा सेमीकंडक्टर रिजिलियंस, मतलब चिप्स जो है वो खुद बनाते हैं ये लोग। फिर पेशेंट कैपिटल भी इनके पास में है। वहां पे देखो इन्वेस्टर्स ना लंबा वेट करते हैं। मतलब देखो सच्ची रिसर्च में ना सालों लग जाते हैं, रातों रात नहीं होती सच्ची रिसर्च। तो वहां पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है जो इंतजार करने के लिए तैयार रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ना क्रेडिबिलिटी का कल्चर है। झूठ बोलने पे वहां पे ना जबरदस्त पनिशमेंट मिलती है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखो सिर्फ ये एआई इंपैक्ट समिट करके शॉर्टकट नहीं ले सकते चीजों का। हमें इन 5 चीजों पे काम करना ही पड़ेगा। और देखो अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो देखो हम ना एआई के गुलाम बन जाएंगे। हम ये जो इंटेलिजेंस है बाहर से खरीदेंगे, बस सिर्फ कंज्यूम करेंगे। मॉडल्स हमारे नहीं होंगे, बाहर के होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाहर का होगा, हम सिर्फ उनको कंज्यूम करेंगे। ये देखो बड़ी जो टेक कंपनीज है ना, इंडिया को सिर्फ ना एक बड़ी मार्केट समझती हैं। 140 करोड़ जनता है हमारे देश में। इनको लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया से वो डेटा लेंगे, हमसे ही पैसे कमाएंगे। तो ये जो है वो 21वीं शताब्दी का डिजिटल कॉलोनिज्म है और कुछ नहीं है। समझ गए? अब इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो एआई की दुनिया में ना प्रोविनेंस बहुत मैटर करता है। आप बोलोगे प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? प्रोविनेंस मतलब डेटा और इनोवेशन कहां से आया, किसकी रिसर्च है, किसने बनाया, क्लेम्स की वैलिडिटी क्या है। तो ये मतलब होता है प्रोविनेंस का। तो देखो इंस्टीट्यूशंस को ना स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट करने होंगे।
और यूनिवर्सिटीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना तो रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ 100 पीस का काम करते हैं, सजावटी हैं ये, अंदर से इनकी कोई रिसर्च नहीं है, खोखले हैं। समझ गए? तो लास्ट में ना 4 सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, आप ना जेन्युइन रिसर्च कैपेसिटी बिल्ड करो भाई। सिर्फ फॉरेन चैट जीपीटी का एपीआई यूज करके आप ऐप मत बनाओ। मतलब जो चैट जीपीटी है उसका एपीआई यूज करके आपने ऐप बना दिया, कुछ प्रोडक्ट बना दिया, वो जेन्युइन रिसर्च नहीं हुई। समझ गए? आप स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल बनाओ चैट जीपीटी की तरह। दूसरा, आप ना कंप्यूटिंग को ना नेशनल एसेट मानो। जो हाई एंड चिप्स हैं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने देश में लगाओ, वरना देखो हमारी ना दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंस बनी रहेगी। फिर देश में ना बहुत मजबूत रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए। मतलब सच्चे और ऑथेंटिक इनोवेशंस को ना इनाम मिलना चाहिए, और जो फेक क्लेम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर तगड़ी पेनल्टी लगाओ, उनकी शेमिंग करो कि भाई तुम बेइज्जती करवा रहे हो। सबसे लास्ट में जो स्टेम है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम इकोसिस्टम को मजबूत करो। आज का हमारा जो सिस्टम है ना सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस नहीं करता। तो पुराना जो आउटडेटेड सिलेबस है ना उसे रिप्लेस करो और एआई पे फोकस करो, सोचने पे फोकस करो, इन सब चीजों पे आप फोकस करो। तो ये 4 स्टेप का सॉल्यूशन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।